Welcome to the Alpha Techno Education, guys. Today I am going to discuss the tribes of the Uttar Pradesh. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूह से जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो आर्टिकल 342 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सन 2003 से पूर्व केवल 2 जनजाति क्रमशः थारू और बुक्सा कोई अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 2003 के भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 12 हो गई है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल एसटी की जनसंख्या है 11,34,273। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए वर्तमान में लगभग 555 जनजातियों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वर्तमान में एसटी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 0.57% है। और भारत में अगर टोटल एसटी की संख्या देखी जाए तो ये 10,42,81,034 है, जो देश की कुल आबादी की 8.6% है। और अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में 3,85,000 सबसे ज़्यादा सोनभद्र में जनसंख्या है। उसके बाद बलिया में, इसका देवरिया। अगर ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले लोग इसमें रहते हैं। न्यूनतम अगर अनुसूचित जनजाति के लोगों को देखा जाए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वो है बागपत, बदायूं, कन्नौज, जहाँ पे सबसे कम एसटी अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है आबादी की प्रतिशतता में देखें सोनभद्र, जहाँ पे 20.67% जो अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। ललितपुर में 5.68% और देवरिया में 3.54%। तो यहाँ पे ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स जो शेड्यूल कास्ट हैं जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अब इसमें देखा जाए कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में मेन अंतर क्या होता है कि अगर हम आर्टिकल 366 में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार यह पता चलता है कि जो आर्टिकल 366 है जिसमें मेनली ये अंतर होता है जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं उनकी पर्टिकुलर एक धर्म हो सकता है, जैसे वो हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म से या सिख धर्म से आ सकते हैं। बट जनजातियों का कोई कास्ट जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो एसटी हैं तो उनकी कोई पर्टिकुलर कास्ट या कोई धर्म नहीं रहता। तो अगर हम आर्टिकल 342 के अनुसार देखा जाए तो 2003 से पूर्व केवल 2 ही जनजाति के अनुसार थारू और रोपसा कोई अनुसूचित जनजाति में की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। तो अगर हम इसमें देखें तो दिस है पॉपुलेशन शेड्यूल्स ट्राइब्स इन द उत्तर प्रदेश 2011। तो दिस इज़ द नंबर वेयर वी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन इंडेक्स 2011। उसके द्वारा हम ये सबकी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या देख सकते हैं। अगर हम थारू की देखें तो थारू एक प्रकार की जनजाति है। थारू तो हैबिटेट एरिया द थारू ट्राइबल्स लिव्स इन द गोरखपुर इन अ तराई बेल्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। द ओरिजिन ऑफ द dynasty they belong to the Kirat dynasty and they have been divided into the subcaste. Historians have the narrate many possibilities regarding the origin of the Tharu. For some eminent scholar of the means Madera wine and Tharu means people who drink wine as they drink wine like water, hence they are called the Tharu. Some people are of the view that those people immigrant that the desert of the Rajasthan called Tharus. एक्चुअली में जो थारू ट्राइब्स होती हैं उनका एक ओरिजिन बताया गया है कि थारू को थारू क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है कि जो वाइन्स ज़्यादा बनाते हैं या वाइन्स बेचते हैं तो जो दारू कहते हैं उसके अनुसार उनको थारू कहा जाता है। और जो सेकंड उसका रीजन है उसके पीछे कि राजस्थान का जो लोग थारूस्थल या जो थार से आते हैं जो यहाँ आकर बस गए, इस प्रकार से उन्हें थारू राजस्थान के थारू के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो देर सारा येलो कलर, स्मॉल इन हाइट एंड ब्रॉड फेस, उनके चौड़े चेहरे वाले, फीमेल्स एंड मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल देन द मेल्स। इनके ड्रेस के बारे में देखा जाए तो मेल्स वियर धोती एज व लंगोटी एंड दे हैव चोटी ऑन द हेड एंड सिंबल ऑफ द हिंदुइज्म।
but ladies wear colorful petticoat, cloak, and jewelry kurtas. They are fond of the ornaments and they like engraving on the body of this color. और हाउसेस की बात करिए तो the Tharus do not make their houses either of mud or bricks. They make their houses with bamboos, bars and reeds. Their houses are made in the north-south direction with a door towards the east. So their houses have a few rooms along with a worship puja room. और फूड्स की बात करें तो the Tharus like rice and food besides this fish, pulse, cow and buffalo's milk, crude and the meat of the hunted animal and their foods. Pigs and hens are their pet animal and they are their fish and eggs and food. So their food time is fixed and they called it kaleva at the morning breakfast, lunch at mejini, berry as the evening food. So berry or mejini or kaleva. So the Tharus were meat and wine, which is the main beverage of the Tharus. So they drink it on various occasions. They prepare jar wine with rice. So family status, अगर family status की बात करी जाए, so joint family system prevails among the Tharus. There are many Tharus in the Tarai belt of the Nepal whose family member now is 500 or even more. The old Tharu is head of the family to distribute the work to the other member according to their efficiency. After the fortnight, the distribution of the work is changed into the order to maintain the interest in the work. In the joint family system, the Tharus can be seen in the sweet and sour relations, brothers and sister, mother and daughters, mother-in-law and daughter-in-law, and loved and beloved, husband and wife, sister-in-law and brothers-in-law. अगर मैरिज सेरेमनी की बात करी जाए तो द मैरिज सेरेमनी ऑफ द थारूज इन द क्वाइट डिफरेंट्स. नेगोशिएशन फॉर द मैरिज आई स्टार्ट बाय द मेडिटेटर बाय द मेल साइड एंड नॉर्मली द मैरिज इज सेलेमनाइज्ड इन द शुक्ल पक्ष ऑफ द फागुन मंथ. Some marriage are also held in the Shukla Paksh in the Baisakh month. The exchange system, marriage of the one sister with the other and other sister with one mother is now become rare. So the engagement among of the Tharus is known Pakki Pudi. And in this in the contrast the held between both the parties. According to in this the bridge groom side, people have to give rice and pulse in a fixed quantity to the bride side till the marriage is solemnized between them. So the Tharu people, they stay their barat at the small piece of the field outside in the village at the time of the Durachar. The father of the male is as well as the female tied up by a long cloth and have 20 counts of the release them. So the window of marriage system is prevalent among the Tharus. If the Gauna of the married girls among the Tharus has not been held or her husband has died, the father of the daughter will send her to somebody's house and will give a banquet to the Bradari caste. So this type of the banquet is called the Latvarva Bhoj. If the husband of the married lady whose Gauna has been held and has died, the people of the husband side search a man and exchange the dress of the male or female and of the female to male. So outside the house, so thereafter the fellow followed by the male enters and house and start live like husband and wife. So this is the religion, fair and festival. So if we see in Uttar Pradesh, there are the two types. Mainly there are two types of the tribes, Tharu and Buksa. So this is very important. And now in Uttar Pradesh there are total 12 tribes in Uttar Pradesh. So this is like Buksa. So their food, religion, origin we have to see. The Mahigir, Kharwar, and so this is like there are the only 12. इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 12 है. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनकी सारी चीज़ों के बारे में. हाइट क्या होती है, ओरिजिन डेंसिटी क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ड्रेस क्या है, हाउसेस क्या है, फूड क्या है, इनका फैमिली स्टेटस क्या है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स क्या है, रिलीजन क्या है, इनका जो मैरिज सेरेमनी कैसे करते हैं. तो ये सारी चीज़ डिफरेंट्स इनके से रिलेटेड है जो कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.